तारिक रहमान ने यूनुस के उन फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है जिन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा की है। अब खबर है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए 100 से ज्यादा फैसले रद्द करने की बड़ी तैयारी कर ली गई है। भारत ने वीजा सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया है कि उनका ख्याल ये था कि बीएनपी की लीडरशिप को इंडिया के साथ रीसेट करना पड़ेगा, रिलेशंस जो खराब हो गए थे। तो वो मेरे ख्याल में अच्छा होगा रीजन के लिए। उनके ताल्लुकात अगर अच्छे हों इंडिया के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, तो मे बी दे कैन प्ले अ मॉडरेटिंग रोल। और क्योंकि बांग्लादेश की जो रिलायंस है बहुत ज्यादा है इंडिया के ऊपर। Scourge of Yunus basically is now going to leave Bangladesh. At least उसकी पावर तो खत्म हो चुकी है. So let's find out. तारिक रहमान जो अभी लेटेस्ट chaos है उसमें तारिक रहमान कैन ही कंट्रोल इट, बिकॉज पूरी स्वेरिंग इन के अंदर फिर से दोबारा से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की शपथ नहीं हुई है, देखते हैं। अभी मेरा कोई कमेंट नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये चीज ये बता रही है कि यूनुस में और तारिक रहमान में खटपट अंदर अंदर शुरू हो गई है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक ये रियलाइजेशन नहीं होता कि वी आर, तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी। वी आर बंगाली फर्स्ट, मुस्लिम सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा ना, ये एक छोटी सी चीज है, खाली आपको ऑर्डर चेंज करना। अभी आप क्या है कि हम मुसलमान पहले हैं बाकी बाद में, इस ऑर्डर को चेंज कर दें। हम पंजाबी पहले, मुसलमान बाद में, हम पश्तून पहले। बांग्लादेश एटलीस्ट उसकी पावर तो खत्म हो चुकी है। सो लेट्स फाइंड आउट। तारिक रहमान जो अभी लेटेस्ट chaos है उसमें तारिक रहमान कैन ही कंट्रोल इट, बिकॉज पूरी स्वेरिंग इन के अंदर फिर से दोबारा से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स विद पथिकृत भाई। नमस्कार पथिकृत। यार ये क्या हो रहा है भाई? यूनुस ने तो कल रेजिग्नेशन एकदम टीयरफुल गुड बाय वो कर दिया है उसने। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जुलाई रेफरेंडम इज बेसिकली बीइंग रिजेक्टेड बाय एवरीवन, ठीक है। एंड यहाँ तक कि जमात भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है उसके अंदर। कई लीडर्स उसके बोलते हैं ठीक है जो भी है अभी चलने दो। कई लीडर्स बोलते हैं भैया बिल्कुल नहीं होने देंगे, जुलाई रेफरेंडम में हमारी जाने गई हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश इज हैपनिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर यार? आई थॉट कि भाई मैंडेट ये तो एकदम सेट हो जाएगा, क्या हो गया? नहीं, मैंडेट सेट नहीं होगा। मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। वायलेंस इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज इन बांग्लादेश। क्यों? इसका कारण है कि अगर इस सरकार में बीएनपी का जो सीट है वो 160 170 होता तो उसको फिर जमात की जरूरत होती टू रन द गवर्नमेंट, या फिर अगर कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होता, ये सब पार्टी एक साथ। अगर नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि जमात आसानी से बीएनपी को चलाने देगा सरकार? 2004 में जो सरकार थी, 2004 या 2003, जब बीएनपी वाज इन पावर विद अलायंस इन जमात, और जितने सारे मतलब बदनामी बीएनपी की हुई थी उस टाइम फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज, उसमें जमात भी था उसमें। उसका तो भाई पर्पस ही ये है कि भारत की सारी संस्कृति खत्म कर दे। उसको तो लड़ना है, उससे गजवा हिंद करना है। वो तो मुसलमान का मतलब है गजवा हिंद करेगा वो, आज नहीं तो कल। तो आप उसको मुसलमान होकर के आप पावर में भी जगह दो और उसका दिन रात का ये है कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जिसको ये बात समझ में आ जाती है। अदरवाइज आई लव शकील सर, मुझे रिबाहा जी बहुत अच्छी लगती है। मुझे पाकिस्तान में मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। मेजर साहब हैं इनके, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेजर साहब इज अ वेरी फाइन मैन। आरजू जी, फकर भाई, इवन उस्मान, बच्चा जो भी बोलता हो, लड़का वो दिल का बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा कि कई अच्छे लोग हैं जो शायद समझने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि ये तो जब तक आपके यहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं हिम्मत दिखाएंगे, ये काम ना तो आर्मी का है ना तो पॉलिटिशियंस का है, ये काम प्रोफेसर्स का है, राइटर्स का है, थिंकर्स का है, ओरिजिनल थिंकर्स का है। और प्लीज आप अपनी किताबें भी पढ़ें। आप कह रहे हो कि चाणक्य हमारा है, जी चाणक्य आपका है, हमारा है, हम सबका है, मुश्तरका है, कॉमन है, लेकिन आप चाणक्य को पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ तो ले एक बार आप। तो मैं ये मानता हूं सर कि इन इलेक्शन से कुछ नहीं होगा जब तक एक ये रियलाइजेशन नहीं होता कि वी आर, तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी। वी आर बंगाली फर्स्ट, मुस्लिम सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा।
जब ये आ जाएगा ना, ये एक छोटी सी चीज है, खाली आपको ऑर्डर चेंज करना। अभी आप क्या है कि हम मुसलमान पहले हैं, बाकी बाद में। इस ऑर्डर को चेंज कर दें, हम पंजाबी पहले, मुसलमान बाद में, हम पश्तून पहले, मुसलमान बाद में, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो आइडियोलॉजी से ट्रम्प करने की रह गई ना कि कौन किससे बड़ा है। जी क्षमा कीजिएगा, मैंने ज्यादा बोल दिया। इस सबसे पहले अगर हम ये समझने लगते हैं कि हम सबसे पहले इंसान हैं, तो शायद चीजें बेहतर हो सके। तो शकील सर, आपकी क्या राय है बांग्लादेश के इलेक्शंस पर? इसके अलावा कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखेंगे? जी, सबसे पहले तो वो बांग्लादेश की बात थोड़ी सी कर लें तो मेरा ख्याल अच्छी बात ये हुई है कि बांग्लादेश के इलेक्शन के रिजल्ट्स पे अमेरिका भी खुश है, रूस भी खुश है, चाइना भी खुश है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, सब ने मुबारकबादें दी हैं बीएनपी को, उसके लीडर को। तो चलें, उम्मीद करनी चाहिए कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। तो अभी इकोनॉमिस्ट में देख रहा था कल कि उनका ख्याल ये था कि बीएनपी की लीडरशिप को इंडिया के साथ रीसेट करना पड़ेगा, रिलेशंस जो खराब। दोस्तों, आज हम दक्षिण एशिया की राजनीति में हो रहे एक बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे, जहां बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद कई अहम नीतियों की दोबारा समीक्षा की जा रही है और इसका असर सीधे तौर पर भारत के साथ रिश्तों पर पड़ता दिख रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए तारिक रहमान के नेतृत्व में प्रशासन ने पूर्व अंतरिम व्यवस्था के दौरान लिए गए अनेक अध्यादेशों और नीतिगत फैसलों की जांच शुरू की है, जिनमें से बड़ी संख्या में निर्णयों को बदलने या निरस्त करने की चर्चा है। इन फैसलों ने बीते समय में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद और व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया था। विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन पर जोर देना चाहती है, ताकि निवेश, व्यापार और आम नागरिकों की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। इसी क्रम में वीजा सेवाओं को फिर से सक्रिय करने जैसे कदमों पर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े लोगों को राहत मिल सकती है। राजनीतिक परिवर्तन किसी भी देश के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आते हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में ढाका और नई दिल्ली के बीच संवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या यह बदलाव दक्षिण एशिया में एक नई साझेदारी की शुरुआत करेगा या फिर क्षेत्रीय राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा? और क्या ये फैसले आम जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि मौजूदा घटनाक्रम पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको विश्व राजनीति से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट समय पर मिलती रहे।